Hello guys, in this video we will discuss push down automata. पुश डाउन ऑटोमेटा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से हम लोग बनाते हैं। ये पुश डाउन ऑटोमेटा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का मशीन है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कैन जनरेट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारा टाइप 2 का ग्रामर कहलाता है और इसके आगे जो हमारा ग्रामर कहलाता है रेगुलर ग्रामर कहलाता है। सो L2 इज द सुपर सेट ऑफ L3। L3 ग्रामर का ये सुपर सेट है। L2 में सारे ऑपरेशंस L3 के सारे ऑपरेशन L2 में ऑलमोस्ट हम लोग करते हैं। तो L3 चूंकि फाइनाइट स्टेट मशीन रेगुलर ग्रामर से बना हुआ है, रेगुलर ग्रामर से जो भी लैंग्वेज बनते हैं उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं और इसकी जो मशीन होती है फाइनाइट स्टेट मशीन होती है। ये टाइप 3 कहलाता है और ये टाइप 2 कहलाता है। तो टाइप 2 जो कि सुपर सेट है टाइप 3 का, यानी L2 इज सुपर सेट ऑफ L3, तो इसके सारे ऑपरेशंस ऑलमोस्ट L2 में अवेलेबल होंगे और L3 के पास लिमिटेड मेमोरी होती है जबकि L2 के पास मेमोरी इससे अधिक होगी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में हम लोग कह सकते हैं इट इज मोर पावरफुल देन finite state machine FSM. FSM has very limited memory but PDA has more memory. इसकी मेमोरी क्यों अधिक होती है? तो PDA is equivalent to finite state machine plus stack. ये stack मेरे डेटा स्टोर करने के लिए काम आएगा और जितनी भी डेटा है उसको हम स्टैक में रख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन से पावरफुल होता है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हमें 4 टपल्स की जरूरत पड़ती है, N, T, P और S। लेकिन इस पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए हमें 7 टपल्स की जरूरत होगी और वो 7 टपल्स कौन सा है? वो है Q, सिग्मा, टेप सिंबल, ट्रांजिशन, स्टार्ट स्टेट और स्टैक सिंबल्स, देन फाइनल स्टेट। इसके एक एक टपल्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। Q, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। पुश डाउन ऑटोमेटा में जितने भी स्टेट्स होंगे उनका उनके सेट को हम क्यू कहेंगे। सिग्मा, अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे, इनपुट सिंबल्स होंगे, दे आर कॉल्ड अल्फाबेट। टेप सिंबल, अ फाइनाइट स्टैक अल्फाबेट। इसमें जितने भी हमारे इनपुट सिंबल्स हैं और स्टैक सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स हमारे टेप सिंबल्स कहलाते हैं। देन नेक्स्ट सिंबल हमारा है ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन फंक्शन। और ये ट्रांजिशन फंक्शंस 3 टर्म से बना है, Q, A एंड X, जिसमें Q इज ए मेंबर ऑफ कैपिटल Q। जो भी मेरे Q के स्टेट्स होंगे उसी का कोई एक मेंबर हमारा Q हो सकता है। और स्मॉल a हमारा क्या है? स्मॉल a हमारा अल्फाबेट हो सकता है या नल सिंबल हो सकता है। इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये मेरा एप्सिलॉन है जो कि नल सिंबल के लिए हम लोग यूज करते हैं, एप्सिलॉन। और X हमारा स्टैक सिंबल कहलाएगा। इस 3 चीज से हमारा ट्रांजिशन बनता है जिसको कि हम लोग एग्जाम्पल से फिर समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टपल्स है वो Q0 है, जो इस पुश डाउन ऑटोमेटा का स्टार्टिंग स्टेट होगा और ये Q0 अगेन मेंबर ऑफ कैपिटल Q। जो भी हमारे फाइनाइट स्टेट सेट ऑफ स्टेट्स हैं उसी का कोई मेंबर Z0 हमारा हो सकता है। Z0 द स्टार्ट स्टैक सिंबल। स्टैक के अंदर जो स्टार्ट सिंबल होगा उसको हम Z0 से डिनोट करेंगे और F हमारा फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट कहलाएगा। तो इस तरह से इस 7 टपल से हम पुश डाउन ऑटोमेटा को दिखा सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे। क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा में हम एक स्टैक यूज करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है और जैसा कि हम जानते हैं स्टैक में 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप, ये 2 ऑपरेशन, पुश का मीनिंग हो गया किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना और पॉप का मीनिंग होता है जो भी टॉप ऑफ स्टैक है उसको रिमूव करना। तो ये स्टैक है जिसका एक एंड से हम एंट्री करेंगे और इसी एंड से हम इसका एग्जिट भी करेंगे। जब एलिमेंट एंटर्ड होगा तो वहां पुश ऑपरेशन होगा और जब यहाँ से हम रिमूव करेंगे
तो उस ऑपरेशन को हम पॉप कहेंगे। इसका मेथड होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले यहाँ से आउट होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे प्लेट्स को हम जो अरेंज करते हैं वो स्टैक के फॉर्म में अरेंज करते हैं, या बुक्स का जो अरेंजमेंट होता है वर्टिकल वो भी मेरा स्टैक के फॉर्म में होगा। तो जो सबसे टॉप में बुक या प्लेट होगा इसको पहले हम रिमूव करेंगे, और यदि कोई नया हम ऐड करना चाहते हैं तो इस टॉप ऑफ एलिमेंट के ऊपर हम किस नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें, सपोज ए हमारा दिया हुआ है, इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी होगा। इस स्टैक एम्प्टी को हम यहाँ पे Z0 से दिखाएंगे, जो कि ऊपर दिखाया हुआ है। इस Z0 से हम यूज करेंगे Z0 द स्टार्ट स्टैक सिंबल। ये स्टैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको दिखाने के लिए हम एक स्पेशल सिंबल Z0 यूज कर रहे हैं। किसी किसी जगह पे यहाँ पर डॉलर भी यूज करते हैं। इस स्टैक का सबसे पहला एलिमेंट यदि हमारा ये A है तो हम A को इंसर्ट करेंगे, और सेकंड A को यदि इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड A के लिए ये हमारा A टॉप ऑफ स्टैक कहलाएगा। इस स्टैक का टॉप एलिमेंट हमारा A है, और इस टॉप एलिमेंट के बाद हम सेकंड A को यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड A को इंसर्ट करने पर ये मेरा टॉप ऑफ स्टैक हो गया, ये हट गया, ये अब टॉप ऑफ स्टैक है, और इस टॉप ऑफ स्टैक पर हम थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे। इस तरह से अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक A है, अब ये कैंसिल होगा और टॉप ऑफ स्टैक अब हमारा ये बन जाएगा। यदि हम यहाँ से पॉप करें तो टॉप ऑफ स्टैक में जो भी एलिमेंट है इस सिचुएशन में A है, ये रिमूव होगा, और अब टॉप ऑफ स्टैक हमारा सेकेंड A बनेगा। इसे भी यदि हम रिमूव कर दें तो फिर मेरा ये टॉप ऑफ स्टैक नहीं रह करके फर्स्ट एलिमेंट टॉप ऑफ स्टैक बनेगा, और इसको भी हटा दें तो अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक Z0 होगा, जो कि स्टार्टिंग सिंबल ऑफ स्टैक है। इनिशियली स्टैक हमारा एम्प्टी होता है, लेकिन शो करने के लिए कि हम बॉटम ऑफ स्टैक पे पहुंच चुके हैं, इसलिए एक स्पेशल सिंबल Z0 या डॉलर को यूज करेंगे। इसी स्टैक को यूज करते हुए हम एक पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन का डायग्राम बनाते हैं, जो इस जगह पे दिया हुआ है। यहाँ हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स Q0, Q1, Q2 और Q3 सॉरी, इस जगह पे Q3 होगा, ये Q3 है। ये 4 स्टेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट पर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, जो कि एक ट्रांजिशन का केस होता है। इस सिंबल का क्या मीनिंग है? इसमें 3 सिंबल यूज किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पर जो भी सिंबल होगा वो मेरा इनपुट स्ट्रिंग का स्कैन लेटर होगा। जैसे हम इस पीडीएफ को हम दिखाने के लिए हमने एक लैंग्वेज लिया है L = A⁴n B⁴n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ B। A की संख्या B के बराबर होनी चाहिए। या A हो सकता है, B हो सकते हैं। इस लैंग्वेज के बारे में यही कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज के हुए सारे स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर ऑफ A B के बराबर है, इसके मेंबर्स होंगे। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज किया है, और इस लैंग्वेज में जो हमारे इनपुट सिंबल होंगे, अल्फाबेट होंगे, वो सिर्फ A और B होगा, और इसके साथ एक नल सिंबल जिसको एप्सिलॉन कहते हैं वो भी होगा। तो यहाँ पर हम इस सिंबल का मीनिंग समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग है। इस इनपुट स्ट्रिंग का यदि हम फर्स्ट लेटर A को स्कैन करते हैं तो ये मेरा इनपुट कहलाएगा। इसी इनपुट को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और सेकेंड पोजीशन पर जो भी सिंबल दिया जाएगा वो सिंबल बताता है कि हम स्टैक से इस सिंबल को पॉप कर रहे हैं। जो भी टॉप ऑफ स्टैक होगा उसको हम पॉप करेंगे। इस जगह पर 2 तरह के सिंबल्स हो सकते हैं, आइदर एप्सिलॉन और सम अदर इनपुट सिंबल। यदि इस जगह पर A, B2
ए लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग हो गई कि स्कैन लेटर यानी इनपुट सिंबल हमारा ए है और टॉप ऑफ स्टैक बी है जिसको कि हमें पॉप करना है स्टैक से, और उसको इस पॉप अप करने के बाद हम उसमें यानी स्टैक में हम ए को पुश करेंगे। यानी ये सिंबल बताता है कि फर्स्ट प्लेस पर स्कैन लेटर होगा जिसको इनपुट कह रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पर जो भी सिंबल्स होंगे वो मेरा पॉप कहलाएगा, और थर्ड पोजीशन पर जो भी हमारा सिंबल होगा वो पुश होगा, स्टैक में पुश होगा। यदि हमारा स्टैक कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यदि ये हमारा Z0 स्टार्टिंग सिंबल है और इस पर हमारा कोई मेंबर बी है, तो इसका मीनिंग हो गया कि स्कैन लेटर यदि हमारा ए है, टॉप ऑफ स्टैक बी है, तो इस बी को पॉप कीजिए, इसकी वजह से ये पॉप होगा। और यदि यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसको पॉप कीजिए और इसके ऊपर ए को पुश कर दीजिए। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अगेन इस 3 पोजीशन पर हमारा एप्सिलॉन भी हो सकता है, नल सिंबल। तो फर्स्ट नल का मीनिंग हो गया इनपुट मेरा नल है, और सेकेंड पोजीशन पर नल का मीनिंग होता है हमें किसी तरह का कोई पॉप नहीं करना है, पॉप ऑपरेशन यूज नहीं करना है। और एप्सिलॉन थर्ड पोजीशन पर यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमें किसी तरह का कोई पुश नहीं करना है। तो एप्सिलॉन के 3 मीनिंग होंगे। फर्स्ट पोजीशन पर इनपुट मेरा नल, सेकेंड पोजीशन पर पॉप मेरा नहीं होगा, यानी कोई किसी तरह का पॉप ऑपरेशन नहीं होगा, इसको हम नॉप भी कह सकते हैं, नो ऑपरेशन कह सकते हैं। और थर्ड पोजीशन पर यदि एप्सिलॉन दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि हमें किसी तरह का कोई एलिमेंट पुश नहीं करना है। तो इस 3 पोजीशन पर 2 तरह के सिंबल हो सकते हैं, आइदर नल और एनी अदर इनपुट सिंबल। यदि यहाँ पर इनपुट सिंबल है तो ये स्कैन होगा, सेकेंड पोजीशन पर है वो पॉप होगा फ्रॉम स्टैक, और थर्ड पोजीशन पर है तो वो स्टैक में पुश होगा। और इस 3 सिंबल की जगह यदि नल है तो फर्स्ट नल को हम कहेंगे कि इनपुट स्कैन मेरा नल है, इस जगह पे है, तो हमें किसी तरह का कोई पॉप नहीं करना है, नो पॉप ऑपरेशन। और इस जगह पर यदि नल है तो इसका मीनिंग होगा कि हमें किसी तरह का कोई पुश ऑपरेशन नहीं करना है स्टैक में। तो इस 3 मीनिंग को और इस मीनिंग को माइंड में रखते हुए हम इस स्टैक और फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में डिटेल से देखते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग सिंबल हो गया और इस जगह पे कह रहा है कि मेरा कोई स्टैक दिया हुआ है, जो स्टैक मेरा एम्प्टी। अब चूंकि हम इसका एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे ए बी और बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के पहले हमारा कोई नल सिंबल है और इसके एंड में भी हमारा नल हो सकता है, क्योंकि नल को हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा यदि स्ट्रिंग है, एक्चुअल स्ट्रिंग हमारा ए बी और बी है, लेकिन हम किसी भी स्ट्रिंग के पहले और बाद में या मिडिल में एप्सिलॉन लगाते हैं तो स्ट्रिंग वही रहता है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो स्कैन होगा वो एप्सिलॉन, तो इनपुट हमारा एप्सिलॉन है, स्टैक में कोई पुश ऑपरेशन नहीं करना है इसलिए थर्ड पोजीशन पर ई है, और सेकेंड पोजीशन पर हमारा एप्सिलॉन है, थर्ड पोजीशन पर हमारा Z0 है। इसका मीनिंग हो गया कि जो भी स्टैक है उस स्टैक में Z0 को पुश कर दीजिए, तो हम यहाँ पर Z0 को पुश कर देंगे। अब फर्स्ट एप्सिलॉन को हमने जब स्कैन किया तो मेरा जो हेड है वो हेड नेक्स्ट लेटर ए पे जाएगा, और अब हमारा इनपुट हो गया ए। तो इनपुट हमारा ए है और हमें इस स्टैक से किसी तरह का पॉप ऑपरेशन नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन दे दिया, और इस इनपुट ए को हमें इस स्टैक में पुश करना है, तो हम थर्ड पोजीशन पर ए लिख दिए। तो इसका मीनिंग हो गया स्कैन मेरा ए है, पुश पॉप ऑपरेशन मेरा नहीं होगा, और पुश करने के लिए हम ए को यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगा। अगेन यदि हम इसको आगे स्कैन करें तो नेक्स्ट लेटर हमारा फिर से ए आ रहा है, तो अब हमारे पास इनपुट मिला ए, और जब भी हमें ए मिलेगा हम इस स्टैक में
ए को पुश करेंगे। तो यहाँ जो हमारा सिंबल है पुश का पॉप का ऑपरेशन नहीं यूज करना है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन यूज करेंगे और जिस लेटर को हमें पुश करना है वो हम थर्ड पोजीशन पर डाल देंगे। तो ये सिंबल हम इस जगह पर रिपीट करें, यानी जितनी बार भी ए मिलेगा हम उस ए को इस स्टैक में पुश करेंगे। तो सेकंड ए पर हम यहाँ पर पुश किया ए, और जैसे ही हमारा ये पुश हुआ अब टॉप ऑफ स्टैक हमारा ये सेकंड ए है। जो हमारा स्कैन लेटर है इनपुट वो मेरा बी बन रहा है और टॉप ऑफ स्टैक मेरा ए है। तो जब भी हमारा बी होगा इस बी को हम यहाँ पर जब भी हमारा बी आएगा तो जो टॉप ऑफ स्टैक है उस टॉप ऑफ स्टैक को हम यहाँ से पॉप करेंगे। तो यदि हम बी के आने पर ए को पॉप करें तो हमें यहाँ सिंबल देना होगा ए, यानी इनपुट यदि हमारा बी है तो हम ए को पॉप करेंगे और पुश में हम नल करेंगे। तो यदि हम इस ऑपरेशन को यूज करें तो यहाँ से हमारा एक ए कैंसिल होगा या रिमूव होगा और जो स्टैक है उसका टॉप ऑफ स्टैक हमारा अब ये बन जाएगा। नेक्स्ट लेटर को यदि हम फिर से स्कैन करें तो फिर हमारा इनपुट सिंबल बी हो गया और जब जब हमें बी मिलेगा हम ए को रिमूव करेंगे। तो ए को जब रिमूव करेंगे तो हमारा सेकंड सिंबल ए बनेगा और इसके रिमूवल पर किसी तरह का कोई भी एलिमेंट पुश नहीं कर रहे तो थर्ड पोजीशन पर हम नल यानी एप्सिलॉन देंगे। इसका मीनिंग ये हुआ। तो ये हम इस जगह पे दिखा रहे हैं और यही प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास बी मिल रहे हैं। जब सारे ए हमारे पॉप हो गए तो अब टॉप ऑफ स्टैक हमारा Z0 है, यानी इनपुट हमारे पास जो इनपुट सिंबल होगा स्कैन लेटर होगा वो एप्सिलॉन होगा। हमारा हेड एप्सिलॉन पर पहुंच चुका है तो इनपुट मेरा एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ स्टैक Z0 है, इसको हमें पॉप करना है। तो हम इसके पोजीशन पर Z0 रखे हैं और किसी तरह का कोई सिंबल हमें पुश नहीं करना, इसलिए हम थर्ड पोजीशन पर एप्सिलॉन रखे हैं। तो ऐसा करने से इस स्टैक से Z0 गायब होगा और इनिशियली जो हमारा स्टैक था ब्लैंक वो स्टैक मिल जाएगा और इस तरह से हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। तो ये स्ट्रिंग हमारा इस पीडीए का पार्ट होगा, यानी ये मेरा एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर है। ए का यहाँ पर मीनिंग है कि हम इस लेटर को पुश कर रहे हैं और सेकेंड सिंबल को हम यूज कर रहे हैं इस ए को पॉप करने के लिए। तो जितनी बार आप ए यूज करेंगे उतनी बार बी आएगा, तभी आपका स्टैक एम्प्टी होगा। इसी ऑपरेशन को हम यहाँ डायग्राम से दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, अभी हम किसी स्टैक को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा स्टैक है, ब्लैंक स्टैक है और इस ब्लैंक स्टैक में हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग दी हुई है ए बी और बी, बोथ साइड में हमारा एप्सिलॉन है। नल को हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट इनपुट मेरा नल है और इस स्टैक में हमें किसी तरह का पॉप ऑपरेशन नहीं करना है, इसलिए हम सेकंड पोजीशन पर नल दिए और इस एम्प्टी स्टैक में बॉटम ऑफ स्टैक को शो करने के लिए हम जिस सिंबल को यूज कर रहे हैं वो मेरा Z0 है। तो इस Z0 को हमें यहाँ पर पुश करना है। ये एम्प्टी स्टैक था, इनपुट मेरा एप्सिलॉन, पॉप हमारा नल और यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं Z0 को, तो फाइनल स्टैक हमें मिलेगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये स्कैन पॉइंटर ए पर जाएगा और अब इनपुट हमारा ए होगा। इसको हम स्टेप 2 में दिखाते हैं। ये मेरा स्टेप 2 है। इस स्टेप 2 में क्या करें कि हमारा स्कैन लेटर ए है जो इनपुट कहलाएगा और फर्स्ट स्टेप से जो बॉटम ऑफ एलिमेंट था वो स्टैक का Z0 हमें मिल चुका है। यहाँ से हमें किसी तरह का कोई पॉप नहीं करना, इसलिए हम सेकंड पोजीशन पर एप्सिलॉन दे रहे हैं, जिसका मीनिंग ही होता है कि यदि इस सेकंड पोजीशन पर एप्सिलॉन हो तो किसी तरह का पॉप ऑपरेशन नहीं होगा। और थर्ड पोजीशन पर ए है तो इस ए को हम पुश करेंगे। ये पुश हमारा इस Z0 के ऊपर होगा, तो फाइनल जो स्टैक हमें मिलेगा वो Z0 ए। अब स्कैन हमारा इस सेकंड ए पर जाएगा, तो इसे हम स्टेप 3 में देखते हैं।
स्टेप 3 में दिया हुआ है कि स्कैन लेटर हमारा ए है और स्टेप 2 का जो स्टैक हमें मिला है वो Z0A है। इस जगह पर हमें किसी तरह का पॉप नहीं करना है और ए को हमें पुश करना है। तो अभी टॉप ऑफ स्टैक मेरा फर्स्ट ए था, इस पर जब हम पुश किए तो अब टॉप ऑफ स्टैक मेरा सेकंड ए बन जाएगा। इस तरह से हमें फाइनल आउटपुट में Z0 मिल चुका। इसी ऑपरेशन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस लास्ट पोजीशन पर स्टेट की संख्या 3 होगी। बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा। तो अब यदि इसको हम देखें तो हमारे पास जो स्टैक का सिचुएशन है वो ये है। ये मेरा स्टेप 4 का इनपुट बनेगा और अब ये जो स्कैन लेटर है वो फर्स्ट बी पे होगा, जिसको कि हम स्टेप 4 में दिखा रहे हैं। ये स्कैन मेरा बी है। जो स्टेप 3 का आउटपुट है स्टैक का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब भी बी मिलेगा हम ए को पॉप करेंगे या टॉप ऑफ स्टैक को हम पॉप करेंगे। तो टॉप ऑफ स्टैक में हमारा ए है, ये हमारा पॉप होगा जो कि सेकंड पोजीशन पर है और इसमें किसी तरह का कोई पुश ऑपरेशन नहीं है। तो इसके पॉप होने के बाद यहाँ किसी तरह का कोई पुश नहीं है। फाइनली स्टैक हमको मिल जाएगा Z0A और ये मेरा इनपुट बनेगा स्टेप 5 में। ये हमारा स्टेप 4 का आउटपुट है। स्टेप 5 में हम देखते हैं, ये मेरा स्टेप 4 का आउटपुट है। अब हमारा जो स्कैन है वो सेकंड बी है। इस सेकंड बी के मिलने पर हमें जो भी टॉप ऑफ स्टैक है उसको पॉप करना है। तो इस सिंबल को हम सेकंड पोजीशन पे रखे हैं और यहाँ किसी तरह का पुश नहीं होगा। तो इसके पॉप अप होने के बाद जो स्टैक मिलेगा वो ये मिलेगा और इसी को हम यहाँ आउटपुट में दिखा रहे हैं कि फाइनली जो हमारे पास स्टैक है वो Z0 है। नेक्स्ट जो स्टेप है उस स्टेप पे हम दिखा रहे हैं स्टेप 6 में कि स्टेप 5 का आउटपुट मेरा ये लिखा हुआ है और स्कैन पॉइंटर हमारा अब लास्ट में पहुंच चुका है जो कि एप्सिलॉन से हम दिखा रहे हैं। तो इनपुट सिंबल मेरा एप्सिलॉन है और जो टॉप ऑफ स्टैक है वो Z0 है। इस Z0 को हमें पॉप करना है। यहाँ किसी तरह का पुश ऑपरेशन नहीं है जिसको हम एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं। तो इसके पॉप होने से हमारा स्टैक का सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा और फाइनली हम एम्प्टी स्टैक पे पहुंच जाएंगे। ये सारे ऑपरेशंस को करने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है ये स्टेट्स और इसके ऑपरेशंस को, जिसमें जैसे ही हम इस पोजीशन पर पहुंचते हैं हमारा जो पॉइंटर है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर है। जब भी हमारा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर होगा ये लैंग्वेज उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे और यदि ये नंबर ऑफ ए और बी की संख्या डिफरेंट हुई तो हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से हम अपने पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज करते हैं। डिटेल्स के लिए हम लोग इसको TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ते हैं, लेकिन कंपाइलर डिजाइन में जस्ट एक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि ये PDF क्या होता है। इसके पीछे कुछ रीजन था क्योंकि हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने थे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के, जिसको समझाने के लिए हमें PDA को बताना जरूरी था। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज फर्स्ट, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज आर क्लोज्ड अंडर। हमारा जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो यूनियन के अंदर क्लोज्ड होगा, कॉन्कैटिनेशन में क्लोज होगा, क्लीन स्टार में क्लोज होगा और इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज में भी ये क्लोज होगा। किस तरह से ये क्लोज होता है और यूनियन पर इसके क्या इफेक्ट होते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। लेट L1 एंड L2 बी टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हमारा L1 और L2 दो CFLs दिए हुए हैं। यदि हम इन दोनों का यूनियन निकालें तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा, जिसको हम कहते हैं कि यूनियन हमारे क्लीन क्लोजर के कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमारा यूनियन के अंदर क्लोज होता है। सो सपोज लेट L1 इज a to the power n b to the power n where n is greater than equal to 0 हो, तो इसके corresponding ग्रामर को हम यदि G1 कहें और जिसके अंदर हमारा एक प्रोडक्शन दिया हुआ है S1 to this one
और दूसरा जो हमारा लैंग्वेज L2 है जो CFL पर बना हुआ है, उसका कुछ ऑपरेशन ये है C to the power m D to the power m where m is greater than equal to 0। और इसके ग्रामर को यदि हम G2 कहें, जिसके अंदर एक प्रोडक्शन दिया हुआ है S2 C कैपिटल B और एप्सिलॉन। तो ये हमारा दो लैंग्वेज हो गया जो CFL बेस्ड है। यदि हम इसका यूनियन करें, इसका यूनियन बनाएं, तो L1 एंड L2 के यूनियन को हम एक नए लैंग्वेज L से डिनोट करते हैं और इसके यूनियन को दिखाते हैं L1 यूनियन L2। ये चूंकि L1 का लैंग्वेज है A to the power n B to the power n और ये मेरा L2 का है, इन दोनों को कंबाइन करके हम नए लैंग्वेज L को बना सकते हैं। ये जो L है वो हमारा अगेन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। L1 says the number of A's should be equal to the number of B's। इसमें इसका मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के बराबर होना चाहिए। और L2 कहता है कि नंबर ऑफ C's नंबर ऑफ D's के बराबर होगा। तो इसका यूनियन का मीनिंग हो गया द यूनियन सेज आइदर ऑफ टू कंडीशन टू बी ट्रू। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा, या तो A B के बराबर होगा या C D के बराबर होगा, दोनों ही सही है। सो इट इज ऑल्सो अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस करस्पॉन्डिंग ग्रामर G के जो एक प्रोडक्शन होगा वो एक एडिशनल प्रोडक्शन इसमें ऐड करना होगा S, जिसमें हम जोड़ सकते हैं कि S इज रिप्लेस्ड बाय आइदर S1 और S2। S1 हमारा A इज इक्वल टू B को डिनोट करता है और S2 हमारा C इज इक्वल टू D को डिनोट करेगा। इस तरह से यूनियन करने पर एक प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। इसी तरह से कॉन्कैटनेशन है। इफ L1 एंड L2 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन their concatenation, that is L1 dot L2 is also a context free language. Concatenation of the language L1 and L2 denoted by new language L1 dot L2, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ऊपर के एग्जाम्पल से A to the power n B to the power n C to the power m D to the power m। इसकी मीनिंग क्या हुई? If L1 and L2 are two context free languages, their concatenation L1 dot L2 will also be a context free example। इसकी मीनिंग है L1 says the number of A's should be equal to the number of B's, but L2 says the number of C's should be equal to number of D's। Their concatenation says, इनके concatenation से क्या मिलता है? This says first number of A's should be equal to the number of B's, then the number of C's should be equal to the number of D's। So we can create a PDA that will first push for A's, pop for B's। जैसा कि अभी हमने देखा, जब जब हमारा A होगा पुश होगा और जब जब हमारा B होगा पॉप होगा। इसी तरह से जब जब हमारे पास C आएंगे वो पुश होगा और जब जब हमारे पास D होगा उसको हम पॉप करेंगे। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, हेंस कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्कैटनेशन से हमें इस तरह का एक मशीन बन सकता है, और इस कॉन्कैटनेशन से जो एक नया प्रोडक्शन ऐड होगा दैट इज कॉल्ड S2 S1 डॉट S2। देन नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है क्लीन स्टार। इफ L इज ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन L स्टार इज ऑल्सो अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। किसी भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का क्लीन स्टार हमारा अगेन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होता है। For example, if L is A to the power n B to the power n n is greater than equal and its corresponding grammar is G and there is a one production S2 A B और epsilon, तो इसका clean star होगा L1 और A to the power n B to the power n and star। The corresponding grammar G1 will have additional production that is S1 to S dot S1 और इसका नल भी है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों ऑपरेशन के अंदर हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड होगा। एक और भी कंडीशंस होता है इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज। यदि हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन करें, जिसमें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं रेगुलर लैंग्वेज का सुपरसेट हमारा कंटेक्स्ट फ्री होता है।
रेगुलर लैंग्वेज टाइप 3 है और कंटेक्स्ट फ्री हमारा टाइप 2 है। तो टाइप 2 इज सुपरसेट ऑफ टाइप 3। तो if L1 is a regular language and L2 is a context free language, then L1 intersection L2 is also a context free language। यदि हमारा L1 रेगुलर लैंग्वेज है और L2 हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो वैसे केस में इन दोनों के इंटरसेक्शन एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। कुछ ऐसे भी ऑपरेशन है जिसमें कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड नहीं होते हैं। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। इफ L1 और L2 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन देयर इंटरसेक्शन इज नॉट नेसेसरीली कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि इसका हर बार हम पीडीएफ तैयार नहीं कर सकते। दूसरा ऑपरेशन है कंप्लीमेंट। इफ L1 इज ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन कंप्लीमेंट ऑफ L1 may not be a context free language। कभी ये हो भी सकता है, लेकिन जनरली किसी भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कंप्लीमेंट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होता है। इसका पीडीएफ हम तैयार नहीं कर सकते। तो दीज आर द सम ऑपरेशंस वेयर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड। थैंक यू।